जनगणना और नगरीकरण। आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि भारत की जनगणना और नगरीकरण को कंप्लीट रूप से कवर किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जनगणना विश्व में कहाँ पर हुई थी? तो वो स्वीडन में हुई थी आपकी 1749 में। अगर बात करें सर्वप्रथम दशकीय जनगणना के बारे में, तो विश्व में कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1790 में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना, पहली गैर समकालिक जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पर। ठीक है। और भारत में दशकीय जनगणना, पहली समकालिक जनगणना जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है। और इसके भारत के जनगणना आयुक्त उस समय कौन से? WC प्लाडेन। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो पहली जनगणना के बारे में अगर आता है क्वेश्चन तो कब हुई थी? तो वो 1881 को ही माना जाता है। ठीक है। क्योंकि ये समकालिक जनगणना थी। ठीक है। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। ठीक है। और महाविभाजक वर्ष के बारे में बात की जाए तो 1921 को महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। ठीक है। और 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम थी। ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो ये 15वां क्रम था। ठीक है। आज़ादी के बाद का क्रम अगर बात की जाए, यहाँ क्रम होगा, इसमें कम लिखा हुआ है। ठीक है। तो 7वां था। ठीक है। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या जो कि है आपका जनगणना एक संघ का विषय है, यानी कि जनसंख्या कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर सूचीबद्ध है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या कराई जाती है, तो इसको 246, और ये किसका विषय है? तो संघ का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। कानूनी संवैधानिक समर्थन। ठीक है। तो जनगणना, ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। ठीक है। तो जनगणना कौन से नियम के तहत आयोजित की जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत आयोजित की जाती है। ठीक है। इस अधिनियम का विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है। चलिए हम नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो गृह मंत्रालय, और किस कार्यालय किसका है? तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। 1951 तक जनगणना, ठीक है, संगठन प्रत्येक जनगणना के लिए तथर्थ आधार पर स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए अब इससे पहले कुछ प्रयास हुए थे वो देख लेते हैं। 1881 जो आपकी पहली जनगणना हम लोग बोलते हैं 10 की है, उससे पहले भी कुछ प्रयास हो चुके हैं, तो वो देख लेते हैं। तो प्रारंभिक प्रयास क्या थे? जनगणना का अगर इतिहास देखें भारत का, तो 1800 से शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी। ठीक है। इसकी अगली कड़ी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827 से 28 के बीच में जनगणना कराई गई। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में कराई थी 1824 और बनारस में 1827 से 28 के बीच में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। ठीक। तो ये याद रखिएगा, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी जनगणना 1836 से 37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा, ठीक है, आयोजित की गई थी। ठीक है। तो ये, और 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय 5 वार्षिक रिटर्न आयोजित करने का आदेश दिया था। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश काल का है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना में प्रमुख घटनाएं और निष्कर्ष। ठीक है। तो प्रथम जनगणना कब होती है? 1881 में हम मानी जाती है। ठीक है। इसने ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप, कश्मीर, फ्रांसीसी, पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर, ठीक है, और जनसंख्याइकी, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर मुख्य जोर दिया था। ठीक है। तो 1881 में जो जनगणना हुई थी, तो कहाँ कहाँ नहीं हुई थी? जम्मू कश्मीर ने, जो आपका जो कश्मीर है, फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो उपनिवेश है, इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी हुई थी। ठीक है। तो इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है। दूसरी जनगणना 1891 में होती है, जिसमें 100% कवरेज के लिए प्रयास किए गए और वर्तमान बर्मा, कश्मीर
और सिक्किम के ऊपरी हिस्से को भी शामिल किया गया। ठीक है, दूसरी जनगणना में बर्मा, कश्मीर, सिक्किम के ऊपरी हिस्से को भी शामिल किया गया। तीसरी जनगणना होती है आपकी कब? 1901 में। ठीक है, तो इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के, ठीक है, दूर दराज के इलाकों को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो तीसरी जनगणना में काफ़ी एरिया कवर किया। ठीक है, बलूचिस्तान से लेकर के आपका कश्मीर तक। ठीक है, पांचवी जनगणना होती है आपकी 1921 में। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1911 से लेके 21 का दशक था। ठीक है, अब तक एकमात्र ऐसा दशक रहा जिसमें जनसंख्या जो कि है 0.31% की 10 की गिरावट देखी गई। ठीक है, और यह वह दशक था जिसका अंत 1918 की फ्लू महामारी के साथ हुआ, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो 1911 से लेके 21 के बीच का दशक एक ऐसा था जिसमें कि जो जनसंख्या वृद्धि वो निगेटिव में थी। ठीक है, ठीक है, -0.31% की। ठीक है, जो गिर गई काफ़ी। ठीक है, और इस ऐसा क्यों हुआ था? फ्लू एक महामारी थी, उसकी वजह से 12 मिलियन लोगों को जान गंवानी पड़ी अपनी। ठीक है, 1921 की जनगणना तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और 1921 की जनगणना के बाद भी क्या बढ़ती रही। ठीक है, इसीलिए 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन यानी ग्रेट डिवीज़न ईयर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, 2021 को क्या बोलते हैं? महान विभाजन वर्ष या महान विभाजक वर्ष। ठीक है, दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 1931 की जनगणना पहली बार जाति आधारित जनगणना थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार जाति आधारित जनगणना कब कराई गई, तो 1931 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब कराई गई, तो 1931 में। ठीक है, 1951 की जनगणना आज़ादी के बाद पहली, ठीक है, जम्मू कश्मीर शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो जो 1951 की जनगणना थी वो आज़ादी के बाद पहली जनगणना थी, उसमें जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो उस समय कितनी थी जनसंख्या? तो आपकी 36 करोड़ 10 लाख 30। ठीक है, और उस समय की साक्षरता कितनी थी? 18% हमारे इंडिया के में साक्षरता थी। ठीक है, लिंग अनुपात क्या था? 946। जीवन प्रत्याशा 32 साल, इतनी कम। ठीक, 1971 की जो जनगणना थी, इसी के आधार पर आज भी भारत में चुनाव होता है। ठीक है, जो आपका लोकसभा और जो आपका विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वो 1971 की जनगणना के अनुसार हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना के आधार पर भारत में चुनाव होते हैं, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, आपका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब देखी गई थी? तो 1961 से लेकर 71 के दशक में। ठीक है, तो 24.80% की। ठीक है, और 1981 की जनगणना में क्या हुआ था आपका? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है धीरे धीरे कम होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे था, दो बार वो आगे हो गया प्रिंटिंग में। ठीक है, तो आपका यहाँ से कम होने लगी थी। आगे देखते हैं। 1991 की जो जनगणना थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर में काउंट होगा। इससे पहले 4 वर्ष था। ठीक है, तो जो 1991 की जनगणना है, इससे पहले 4 वर्ष का अगर बच्चा है वो पढ़ लिख सकता था तो साक्षर में काउंट होता था, लेकिन 1991 में इसको बढ़ा दिया गया, 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 2011 की जनगणना की गई। ठीक है, तो उस समय जनगणना की गई थी, तो आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। ठीक है, तो जनगणना के जो आयुक्त थे, कमिश्नर, तो कौन थे? सी चंद्रमौली। और 2011 का जो शुभंकर था यानी मैस्कॉट जिसे बोलते हैं, तो क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, क्या था? प्रगणक शिक्षिका। तो आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? ये क्वेश्चन अगर आ जाए, पूछ लिया जाए, 2011 की जो जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना का विश्व में अगर प्रतिशत देखा जाए तो 17.5%। ठीक, चलिए अब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका कितना हो जाता है? 121 करोड़। ठीक है, आपका
54,977, जो कि अब कितनी है 142 करोड़ के लगभग 2023 में। ठीक है, तो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत आपका कितना दर्ज किया गया था 51.47, जो कि 2011 के अनुसार है। महिला जनसंख्या प्रतिशत 48.58। ठीक है, लिंग अनुपात उस समय क्या था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 943। शिशु लिंग अनुपात 919। ग्रामीण जनसंख्या क्या थी तो 60.8%, यानी 60% आपकी ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण के बारे में देखा जाए तो 31.2% आपकी नगरीकरण था आपका। साक्षरता उस समय कितनी थी 74 थी। ठीक है, जो कि भारत की है। ठीक है, पुरुष साक्षरता के बारे में बात की जाए तो 82.14। ठीक है, और महिला साक्षरता कितनी थी 65.46%, 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की है। ठीक है, जनघनत्व के बारे में बात की जाए तो कितना दर्ज किया गया था 302 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, धार्मिक जनसंख्या हिंदू कितना दर्ज किया गया था 79.8%, मुस्लिम 19.29%। ठीक है, ये जीरो लगा है परसेंट था। ठीक है, और ईसाई आपका 2.3%, सिख आपका 1.7%, बौद्ध 0.7, जैन 0.4%। ठीक है, नो रिलीजन जिनका कोई धर्म नहीं है तो 0.2%। ये चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका भारत में, तो वो है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दिबांग घाटी, यानी दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि भारत का 16.51% है जनसंख्या का। ठीक है, और दूसरा कौन सा है महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार, चौथे पोजीशन पे कौन है पश्चिम बंगाल, और पांचवें पोजीशन पर कौन है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश देखे जाएं तो दिल्ली नंबर 1 पर है, पुडुचेरी नंबर 2 पर है, चंडीगढ़ 3 पर है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो आपका दिल्ली नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो ये आपके हैं, तो पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा, पांचवा नागालैंड। तो ये इनकी रैंकिंग है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, पहला नंबर पर है सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे में गोवा, पांचवें नंबर पर नागालैंड। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो आपकी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप में, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, तीसरे नंबर पर दादरा नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य के बारे में पूछा जाए तो नंबर 1 पर कौन है मेघालय, 27.9% की वृद्धि। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर कौन है आपका मणिपुर, पांचवें नंबर पर आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर दादरा नागर हवेली दमन और दीव 55%, और दूसरे नंबर पर कौन है पुदुचेरी 28%। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कीजिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है, दादरा नागर हवेली में और दमन दीव में 55% की, और पुदुचेरी में 28% की। तो टॉप पर आपका दादरा नागर एंड हवेली है, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है तो नागालैंड में आपका कितना 0.6%, दूसरे नंबर पर केरला, तीसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप, और चौथे नंबर पर आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, तो सबसे कम ध्यान रखिएगा, पूछा जाए दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं तो पहले नंबर पर नागालैंड, तो 0.6% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, ठीक है, और बाकी आप इसका ऑर्डर याद रखिए, केरला को भी याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य में। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ये शॉर्ट में लिखा हुआ है,
ठीक है। तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। दूसरा पुडुचेरी में, ठीक है। तीसरा आंध्र प्रदेश में और चौथा आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए कहाँ पर मिलता है तो आप याद रखिएगा केरला, दूसरा आपका पुडुचेरी, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आपका कौन है? दमन, दीव और नागर हवेली। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है दिल्ली और चौथे नंबर पर है हरियाणा। तो यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है, ठीक है। तो आपका सबसे कम कहाँ मिलता है लिंगानुपात? दमन, दीव और नागर हवेली में, ठीक है। और अगर आपका राज्य के बारे में बात की जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है तो हरियाणा, ठीक है। और आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जाए तो दमन और दीव और नागर हवेली, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो केरल आपका पहले नंबर पे है, 94% यहाँ पर साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार है, ठीक है। और लक्षद्वीप आपका दूसरे नंबर पे 92 पॉइंट, ठीक है, 28, ठीक है। तो यह आपका पहले नंबर पर अगर राज्य पूछा जाए तो केरला है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो वो आपका पहले नंबर पर केरला, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पर मिजोरम में आपको सर्वाधिक साक्षरता मिलती है। बात करते हैं अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ पर मिलती है? तो अधिकतम महिला साक्षरता में नंबर 1 पे आपका केरला, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता तो पहले नंबर पर आपका है बिहार, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है झारखंड और चौथे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर। बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो सरपिज, जो कि कहाँ है आपका? मिजोरम में। अगर न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िले के बारे में बात की जाए तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले नंबर पर आपका है बिहार, दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर आपका केरला और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे है सिक्किम, चौथे नंबर पे है आपका नागालैंड, पाँचवें नंबर पे आपका हिमाचल, ठीक है। तो न्यूनतम जनघनत्व का अगर क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है आपका, यहाँ सबसे कम आपका जनघनत्व है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर बिहार में और तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है आपका प्रतिशत में, और दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर आपका असम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपका पूछा जाए, आपका सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर आपको मिलती है? तो पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ मिलती है आपको? गोवा में, दूसरे नंबर मिज़ोरम में, तीसरे नंबर तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो आपका रिपोर्ट का शीर्षक क्या है 2023 का? 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस, ठीक है। तो याद रखिएगा 2022 की थीम पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या थी? सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप 0 से 14 वर्ष के बीच में जो लोग हैं इनकी आबादी लगभग 25% है, और 15 से 64 वर्ष के जो ग्रुप है इनकी आबादी लगभग 68% है, और 75 वर्ष से ऊपर तो केवल 7%। तो हमारी जितनी भी जनसंख्या है ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन बोली जाती है इंडिया की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर जो कि भारत में हैं कौन कौन से हैं? पहला बृहत मुंबई, ठीक है, दूसरे नंबर पे है दिल्ली, तीसरे नंबर पे कोलकाता, चौथे नंबर पे चेन्नई, पाँचवें नंबर पे बेंगलुरु और छठे नंबर पे आपका हैदराबाद।
मेगा सिटीज़ की बारे में बात की जाए तो जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है, 2011 के अनुसार उन्हें हम मेगा सिटी बोलते हैं, ठीक है। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि 1798 में दिया था। यूके के रहने वाले लंदन में इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो आपका भारत की जनगणना और नगरीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश का पूरा देखेंगे, जनगणना और साक्षरता जो भी है आपका नगरीकरण, उसको कंप्लीट डिटेल वीडियो में, ठीक है। इस